उपेंद्र कुशवाहा के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा इन पूरे माहौल में कहीं बात कर रहे हैं क्या? लेकिन बाबा ये भी तो बात है ना कि हम के पास तो एक मंत्री पद भी है। बिल्कुल, मंत्री तो है, केंद्र में भी मंत्री है, बिहार में भी मंत्री है, 4 उनके विधायक हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्टिक तो बड़ा होगा ही। खास करके अगर बात कर लें आप नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार किसी कीमत में नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इसका सीधा घाटा जो है नीतीश कुमार को लगना है, क्योंकि नीतीश कुमार पर 3-4 चीजें लागू हो रही हैं। एक तो उनकी बीमारी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, दूसरा उनके 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी उन पर लागू है, तीसरा उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर सवाल खड़ा हो गया है, और चौथी बात कि यदि इस गठबंधन से कोई छटक जाता है तो वो सीधे नीतीश कुमार से बदला लेगा और नीतीश कुमार के विरुद्ध ही चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, तो अब उपेंद्र कुशवाहा इधर आ गए हैं, बीच में वीआईपी था 2020 में, तो वीआईपी नहीं है तो उसकी जगह पर उपेंद्र कुशवाहा है। यानी कि ये सारे लोग रहते रहे हैं, लेकिन एक साथ कभी भी ये लोग नहीं रहे हैं। एक साथ का मतलब हुआ कि एक साथ कभी भी पांचों एक साथ एक गठबंधन में नहीं रहे हैं। असल में एनडीए गठबंधन में 2 ही दल थे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड का अलायंस पार्टनर जो है अलाइन विद अलायंस था, मांझी जी थे, और वीआईपी को अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीट देकर के उनको अपना अलायंस पार्टनर बनाया था, और ये भी वादा किया था कि आपको हम एमएलसी का सीट देंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की भांति आज भी हम चर्चा गरम लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं। देखिए, कल ही हमने बताया था आपको, कल किस प्रकार 2 बैठकों की चर्चा पूरे बिहार में जोरों पर है। हालांकि ये ऑफिशियल बैठक तो नहीं था, लेकिन हाँ, आम मुलाकात ही थे। लेकिन इसमें कहा यही जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कहीं ना कहीं तय कर लिया गया। उन दोनों बैठकों के बारे में हम जानकारी दे दें। एक बैठक तो हुई लालू प्रसाद यादव के आवास पर, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी हालांकि इस कार्यक्रम में अपने आए हुए थे और सदाकत आश्रम में उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने घर पर बुलाया, और जाहिर सी बात है, जब 2 बड़े दल एक गठबंधन के बैठते हैं तो जरूर सीटों की बातचीत तो हुई ही होगी। और दूसरी तरफ एक बैठक हुआ दिल्ली में, जो संजय झा के आवास पर हुआ। वहां भी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह की भी मौजूदगी थी। वहां भी ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं था, लेकिन सीटों पर चर्चा तो जरूरी हुई होगी। और कल ही हमने बताया कि बिहार वाला जो बैठक हुआ है और जो वहां पर बातें हुई हैं, जो समीकरण वहां से निकल कर आ रहे हैं, वो तो आपने देखा कि बाबा ने आपको कल ही बता दिया था। और कल हम ये वादा करके गए थे कि दिल्ली में जो बैठक हुई है और उस बैठक में क्या कुछ तय हुआ है उसको भी हम आपको बताएंगे। हालांकि दिल्ली दूर है और वहां से मैसेज आने में भी थोड़ा समय लगता है, इस वजह से कल का खबर हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सागर। बाबा, जो दिल्ली वाली बैठक हुई है, एनडीए की बैठक, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे, उसमें क्या कुछ हुआ है? देखिए, ललन सिंह आए हैं, और ललन सिंह आए हैं। ललन सिंह का बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से लखीसराय में जाकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया है। उस मीटिंग में वो मौजूद थे। मीटिंग नहीं तो कहिएगा, आपने ठीक है शब्द कहा था कि एक फॉर्मल मुलाकात थी जिसमें दही चूड़ा का भोज था, और मिथिला पेंटिंग से लेकर के मिथिला के और बहुत सारी कलाकृतियां थी, उसको दिखाया, उसमें दर्शाया गया था। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा असर करती हैं। माहौल जिस तरह का आप समझते हैं कि चुनावी माहौल होता है, बहुत टेंस माहौल होता है। आपके यहाँ एक छोटा सा सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाइए तो देखिए कि 72 तरह का चीज जुटाने में आपको कितनी परेशानी होती है। पूरा घर उसमें एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है कि ये छूट जाए, नहीं जाए, वो छूट न जाए। जी बिल्कुल। तो इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है राजनीतिक दलों की, गठबंधनों की, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मुलाकात तो सामान्य नहीं होगी, असामान्य मुलाकात होगी। बिल्कुल। और इस मुलाकात में राजनीतिक लोग बैठे हुए तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चा होगी। और अमित शाह बैठे हुए थे, ये बड़ी बात है। कल इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने बताया कि जो धीरे धीरे करके माहौल बन रहा है, उस माहौल में आपको लग भले रहा हो कि 10 महीना 8 महीना चुनाव के हैं, लेकिन उतना समय आपके पास है कहाँ। बिल्कुल, आप तैयारी करते गए, बिल्कुल आप तैयारी करते करते जैसे आप एक एक दिन आपका बीतता जा रहा है, तो आपको क्विकली फैसला लेना पड़ेगा। और ये जो स्तर है, आप देखिएगा कि जैसे ही दिल्ली का चुनाव समाप्त होगा 8 तारीख को,
वहां सरकार बनने की प्रक्रिया चलेगी, एक दो दिन उसमें व्यस्तता रहेगी, लेकिन पूरा का पूरा जो नहीं होता है, आप देखिएगा नाच बजा को देखे है ना, उतना तो ध्यान से नहीं देखे हैं। जैसे टेंट पंडाल समयाना लगा लगते देखे ना शादी ब्याह में, रात में देखिएगा इतना सजावट होता है कि आपको लुभाता है, और सुबह जब बारात की विदाई हो जाती है, फंक्शन खत्म हो जाता है, सुबह में आप कभी जाके देखे हैं एकदम विराट, सारा उखड़ करके फिर दूसरे बिहार में चल जाता है। वैसे ही दिल्ली से उखड़ करके सारा टेंट पंडाल जो है वो बिहार आने वाला है। उससे पहले सबसे जो मुश्किल काम है वो है सीट शेयरिंग का समझौता और अपने साथी दलों को संतुष्ट कर लेना। इसके चलते आपने देखा होगा कि लगातार किस तरह की परिस्थितियां एनडीए में तो घमासान हो ही रहा है। एनडीए में घमासान की बात कर लीजिए, महागठबंधन में भी घमासान है। महागठबंधन आप समय तो आने दीजिए, दीपांकर भट्टाचार्य को बोलने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल, आप ही ने खबर दिखाया था मुझे कि दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो भी कह रहे हैं कि हमको सीट को लेकर के सम्मानजनक सीट की बात कर रहे हैं। एनडीए में हम कल ही बात किए थे कि थोड़ा दिल्ली से आने में टाइम लगता है, तो खबर वो कल रात में आ गई थी, लेकिन चूंकि काफी रात हो गया था और आप व्यस्त थे कुछ दूसरे काम में, तो आज पूरे दिन, अब आज जो हम खबर करने जा रहे हैं, कल की खबर हम आज बासी जो लेकर के आ रहे हैं, उसके पीछे का कारण आपने कहा भी कि बासी खबर हम आपको दे रहे हैं, लेकिन पुख्ता है। हम जैसे है क्या ना कि जब तक खबरों पे हम मंथन नहीं कर लेते हैं और मुहर नहीं लग जाती है, तब तक हम लोग दर्शकों के सामने सूत्रों में भी देखिए, सूत्रों में भी होता क्या है ना कि सूत्र भी एक नहीं, एक सूत्र ने अगर कह दिया तो दूसरे सूत्र से उसकी क्वेरी बहुत जरूरी होती है, वेरीफाई करके ही हम लोग। कल ही चर्चा इस बात की चल रही थी कि अमित शाह ने मीडिया के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मीडिया वालों से बोला। दोनों का अंतर बहुत होता है। बिल्कुल। और मीडिया का कान जो है ना बहुत कच्चा होता है, हालांकि हम लोग जैसा नहीं, हम लोग के पास तो कुछ भी आकर के कह दीजिए तो निकलने वाला नहीं है, इसीलिए लोग हर बात को आकर के कह भी देते हैं जी। तो जो चीजें हमारे सामने निकल करके आई हैं उसके हिसाब से सीट शेयरिंग के समझौता में 2020 वाला फॉर्मूला एनडीए में लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अब 2020 वाला फॉर्मूला पर आप कहिए कि क्या था फॉर्मूला भाई, तो सीधा फॉर्मूला था कि बंटवारा आधा आधा। अच्छा, आधा आधा बंटवारा। हम बड़ा भाई हैं और आप छोटा भाई हैं, तो दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही होगा कि इस हिस्से को कौन लेगा और इस हिस्से को कौन लेगा। और सिंबॉलिक रूप से कोई एक आदमी को थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाए। ज्यादा कम तो बात ही छोड़ दीजिए ना आप, पहले तो यहाँ सवाल ही उठता है कि दक्षिण वाला भाग आप लीजिएगा कि उत्तर वाला भाग आप लीजिएगा, पूरब वाला लीजिएगा कि पश्चिम वाला लीजिएगा। तो इसमें बड़ा का अगर सम्मान होता हो या फिर छोटे को दुलार दिया जाता हो, बउआ तू ही बोला ना तू कौन साइड वाला ले, बिल्कुल ये स्थिति आकर के हो गई है। इसको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दो आंकड़े मेरे पास हैं, इन आंकड़ों को बताना बहुत जरूरी है, इसके बाद सीट शेयरिंग का समझौता ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जी जी जी। सबसे पहले हम 2015 में आते हैं। ठीक है, हम सिर्फ दो ही आंकड़े देंगे क्योंकि 2014 के बाद तुरंत 15 का चुनाव हुआ था। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि अब हमसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता है, और केंद्र में सरकार आसानी से बना ली है, पूर्ण बहुमत में अपने दम पर है। तो बिहार क्या चीज है भाई, बिहार को तो इजी बना लेंगे, 160-70 अपने सीट ले आ देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा किसी का। 122 का आंकड़ा है, तो 160 सीट पे जो है वो चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। अपने सहयोगियों में 40 सीट उसने लोक जनशक्ति पार्टी को दिया था। यही आकर के मामला फंसेगा, मामला यहीं आकर के फंसेगा। लोक जनशक्ति पार्टी को 23 सीटें दी गई थी और लोक जनशक्ति माफ कीजिए आरएलएसपी को, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उसको 23 सीटें मिली थी और हमको 20 सीटें मिली थी, जिस पर वो दावा भी कर। हाँ, अब जो परिस्थितियां बन देखिए 40, 23 और 20 जी, यही मेन वहां जो है। जेडीयू उस समय भाजपा के साथ, जेडीयू नहीं थी, अलग से उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि वो एक महागठबंधन था जिसमें महागठबंधन 3 दल थे, बाकी के लोग अलग अलग अपना चुनाव लड़े थे। तो ये तीनों जो दल मिल करके, चारों दल जो मिल करके चुनाव लड़े थे एनडीए के तहत, उसमें 160 सीटों में मात्र 53 सीट जीत करके उन्हें 50% भी नहीं जीती, और यही कारण था कि यहाँ पर नीतीश कुमार की बादशाहत जो है वो कायम रही। दूसरी तरफ 40 सीट दिया गया लोक जनशक्ति पार्टी को, लेकिन जीत करके मात्र 2 आए। ठीक है, यहाँ इनको भी बहुत जबरदस्त झटका लगा था। तीसरा आरएलएसपी की बात करें, इनको भी मिला था 23 सीट, ये भी 2 जीत करके आए। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी एकमात्र जीतन राम मांझी जीत करके आए थे। बिल्कुल, 20 में से 1।
अब ये तो आप आंकड़ा समझ गए 2015 का, जबकि परिस्थितियां बिल्कुल विकट थी। इस बार इस परिस्थिति में एक और एड ऑन हुआ है। एड ऑन क्या हुआ है? जनता दल नीतीश कुमार आए हैं। तो नीतीश कुमार आए हैं तो सीधे हम 60 सीट तो पहले घटा देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे हुई थी 160 सीट, उसमें से 60 सीट सीधे घटा करके हम लेके चल जाते हैं कहाँ? जनता दल यूनाइटेड के पास। जनता दल यूनाइटेड के पास, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जब 2020 की हम चर्चा करते हैं तो 50-50 का फैसला हुआ था, 122 और 121। पहले बाबा बता दीजिए कि 20 में कौन कौन था? हाँ, 2020 में जब एक नया स्वरूप बना तो उस नए स्वरूप में आपने देखा होगा कि महागठबंधन में भगदड़ मच गया था। मुकेश सहनी इधर आ गए, मुकेश सहनी आ गए थे। उसके बाद फिर आपने जीतन राम मांझी इधर आ गए थे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अलग चुनाव लड़े थे। लोक जनशक्ति पार्टी से बाहर होकर के अपने अलग चुनाव लड़ी थी। ये सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि यहीं पर आकर के मामला अटकेगा। तो मान के चले कि 20 में अगर देखा जाए तो भाजपा जी, जेडीयू, भाजपा जेडीयू, हम और वीआईपी, ये 4 दल। हाँ, अब इसमें भी पेच है। हाँ, असल में एनडीए गठबंधन में 2 ही दल थे, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड का अलायंस पार्टनर जो है, अलाइन विद अलायंस था, मांझी जी थे। और वीआईपी को अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीट देकर के उनको अपना अलायंस पार्टनर बनाया था और ये भी वादा किया था कि आपको हम एमएलसी का सीट देंगे। हाँ। ये सब चीज तय हो गया और उसके बाद से चुनाव हुआ और इस चुनाव में 15 में भी 4 दल थे। हाँ, एनडीए में। हाँ, और 20 में भी 4 दल थे। भाजपा 15 में बाबा लड़ी थी भाजपा 15 में लड़ी थी 160 सीट, 160 पे। और 2020 में लड़ी थी, उसे मिला तो 121 सीट था लेकिन लड़ी थी 112 सीटों पे। हाँ। क्योंकि अपनी जो सीटें हैं वो सीट वो जनता दल यूनाइटेड को ट्रांसफर की, वो नहीं एक तो वीआईपी को ट्रांसफर कर दिया। हाँ। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड अपने 122 सीटों में से 7 सीट दे करके हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को अपने पास रखी थी, जिसमें से 4 वो जीत करके आए थे। अब इसमें 112 में से 74 सीटें जीत करके सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि इससे पहले 2010 में 81 का आंकड़ा था। हालांकि उस हिसाब से देखा जाए तो 2010 के हिसाब से कम था और 2015 के हिसाब से बहुत बेहतर था। इस परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड 122 सीट पर बड़े भाई के रूप में लड़ी जरूर थी, यानी कि अगर मूल रूप से देखा जाए तो 115 पे लड़ी थी और 115 में से उसे मात्र 43 सीट आए थे। जो हाल 2015 में भारतीय जनता पार्टी का हुआ था वही हाल उससे जो बहुत ज्यादा खराब। हाँ, उससे भी बहुत खराब था, 10-11 सीट कम। जी, इन सारी चीजों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक दल, अब 2015 की बात करते हैं तो 2015 में नीतीश कुमार वहां नहीं थे, 2020 में नीतीश कुमार थे लेकिन चिराग नहीं थे। इस बार चिराग भी हैं, नीतीश भी हैं और बाकी जो दल थे वो तो हैं ही। केवल एक वीआईपी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, भी हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा थे तो अब उपेंद्र कुशवाहा इधर आ गए हैं। बीच में वीआईपी था 2020 में, तो वीआईपी नहीं है तो उसकी जगह पर उपेंद्र कुशवाहा है। यानी कि ये सारे लोग रहते रहे हैं लेकिन एक साथ कभी भी ये लोग नहीं रहे हैं। एक साथ का मतलब हुआ कि एक साथ कभी भी पांचों एक साथ एक गठबंधन में नहीं रहे हैं। ये पहला ऐसा अवसर है जब पांचों दल एक ही गठबंधन में हैं और छठवें के लाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसमें नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो जिस तरह से 2020 में था उसी तरह से इस बार भी किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि जिस तरह से 2015 में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग का समझौता किए थे महागठबंधन में, उस तरह से इसमें किया जाए। इसके अलावे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएंगे, आपको याद भी होगा कि हमने एक आंकड़ा जो कंपाइल किया था, उस आंकड़े में हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि जो 2024 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के हिसाब से हमने आंकड़े बैठाए थे कि विधानसभा सीट किसको कितने, आपको याद होगा आपके साथ मैंने जो खबर किया था विधानसभा सीट वाइज, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग का समझौता क्या होगा। क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि 2020 की तरह दीजिए, मुझे जिसको देना है उसको हम अपने तरफ से सीट देंगे और आपको जिसको देना है वो अपने तरफ से दीजिए। हाँ, एक चीज में कॉमन जो फैक्टर नजर आ रहा है कि 121 और 122 का फॉर्मूला बहुत
गंभीरता से समझने वाली बात। लेकिन बाबा इससे पहले हम चाहेंगे कि लोकसभा वाला जो मैटर आप समझा रहे हैं, लोकसभा में जो फॉर्मूला तय हुआ था वो एक बार फॉर्मूला आप बता दीजिए, वो किस आधार पर हुआ था वो भी थोड़ा निश्चित उस फॉर्मूले को बताने से पहले ये बताना बहुत जरूरी हो गया है कि आधा आधा का जब फॉर्मूला तय होगा तो इस आधे आधे के फॉर्मूले में होगा क्या। तो इसमें जो पंचनामा में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उसमें संपादक मोहन ने बताया था कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 15 सीटें और बीजेपी की तरफ से 15 सीटें, जो सबसे थर्ड नंबर का माने इन दोनों के बाद जो सबसे मजबूत जिसका स्टेक है इसमें हिस्सेदारी है वो है लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी। तो उसको कम से कम 30 सीट का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो 30 सीट के जुगाड़ में बीजेपी भी अपने तरफ से दे देगी और जनता दल 15 सीट दोनों दे देंगे। उसके बाद जो स्थिति होगी उसमें बाकी के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो हम बात कर रहे थे विधानसभा वाइज, तो विधानसभा वाइज आपने देखा होगा कि 177 सीटों का ये आंकड़ा था कि 177 सीट पर एनडीए जो है वो बढ़त बना लीड कर रही है। हाँ, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो 30 सीटें वो जीत करके आई है उसके आधार पर आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में जो सीधा सीधा नजर आता है कि 177 सीट में जब हम काउंट करना शुरू करते हैं तो 72 सीट पर लीड कर रही थी जनता दल यूनाइटेड, 68 सीट पर बीजेपी, 29 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 5 सीट पर और 3 सीट पर आरएलएम जी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अब इसमें से जो पूरा हम आंकड़ा को जोड़ घटाव करके देख लेते हैं तो इस जोड़ घटाव में अब जो हमारे पास शेष सीटें बच जाती है उन सीटों में से लगभग इसमें 140 के आसपास सीट, 53 सीटें हमारे पास। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीटें जिस पर बढ़त है जिस पार्टी का जी वो सीटें सीधी सीधी उनके खाते में चली जाएंगी। हाँ, उसमें थोड़ा सा 19-20 होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी खास सीट पर, जैसे मान लेते हैं कि पटना साहिब है, यहाँ जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार था, यहाँ बढ़त मिल गया और यहाँ का लीडिंग सीट जो है बीजेपी का है, तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाया जाएगा। लेकिन बेसिकली आप मान के चलिए कि जो 72 सीटों का आंकड़ा हम बता रहे हैं या 68 सीट का बता रहे हैं, तो ये वो सीटें हैं जहां पर वो लोकसभा में विधानसभा वाइज लीड कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद जो हमारे पास जो सीटें बच रही हैं उन सीटों में से 25-25 सीट शेष जो बची हुई सीट है वो दोनों में फिर से बीजेपी और जेडीयू में बांटने की बात चल रही है। यानी कि अब 72 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 97 सीट। 25-25 का क्या आधार? 25-25 का आधार कि 177 सीटें थी, 177 सीटें में 243 में 170 घटा दीजिए, जो बाकी की सीटें बच जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी पर न होगा जो विपक्ष के खाते में गया था, क्योंकि इतना तो आप लीडिंग है तो ये तो आपका अधिकार बनता है। बार बार हम बेस लाइन तो यही बना रहे हैं ना कि 72 पे लीड किया तो उसको 72 मिलना चाहिए। तो वैसी स्थिति में जो 243 में से शेष सीटें बचती है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो कितनी सीटें बचती हैं उसमें? 170 आप 243 में से 170 घटा लीजिए तो लगभग इसमें 66 सीटें बचती हैं जी। तो इन 66 सीटों में से मेन डिस्ट्रीब्यूशन इसी में 66 में से होना 177 सीटें तो जिस पर एनडीए का लीडिंग है, जिन जिन पार्टियों का लीडिंग है वो उसको मिल गया। अब मेन जो झमेला है वो 66 सीटों जी। तो इसके आंकड़े को इसको डिवाइड करने का जो रास्ता निकाला गया है जिसमें से 50 सीटों में से 25-25 सीटें 25 जदयू 25 भाजपा, बाकी की जो सीट है उसमें से लोक जनशक्ति पार्टी को 29 पहले से मिला हुआ था, 5 सीट उनको उसमें से दिया जा रहा है जो कि 34 सीट हो जाता है। ये भी संतुष्ट है। दूसरी तरफ जो 5 सीट जो है वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, यानी 5 उनको पहले से लीड कर रहे थे और 5 उनको मिल गया तो उनको 10 सीटें मिल गई। और जो 5वां दल जो है आरएलएम वो 3 सीट पर लीड किए थे, उनको 6 सीट देकर के 9 सीट, यानी कि संतुष्ट ये भी 9 सीट से 10 सीट से इनको संतुष्ट करने का 34 सीट इनको देकर के, चूंकि इनका 100% स्ट्राइक रेट अभी तक आता जा रहा है चिराग पासवान का। ये फॉर्मूला जो है वो अन्य लोग चाहते हैं। लेकिन बाबा तो इसमें आरएलएम और हम में भी एक तरफ से आप कहें तो हम को ज्यादा ताकतवर दिखाया इसलिए जाएगा कि जीतन राम मांझी का जो बयान या प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है उसके हिसाब से आप बताना चाह रहे हैं कि हमको 1 सीट ज्यादा मिलेगा आरएलएम से? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है और मिलना भी चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई रास्ता नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा इन पूरे माहौल में कहीं बात कर रहे हैं क्या? लेकिन बाबा ये भी तो बात है ना कि हम के पास तो एक मंत्री पद भी है। बिल्कुल, मंत्री तो है, केंद्र में भी मंत्री है, बिहार में भी मंत्री है, 4 उनके विधायक हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्टेक तो बड़ा होगा ही।
ये हम एक संभावित सीटों का आंकड़ा बता रहे हैं कि ये दो आंकड़े हमारे पास हैं। एक तो 50-50 का रेशियो 121 122 बांट लीजिए, या दूसरा फार्मूला आपके पास ये है। दोनों फार्मूला में से जिस फार्मूले पर ये सभी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप एक बात समझिए, बार बार हम पंचनामा में जो इस बात की जिक्र कर रहे हैं वो यही है कि इसमें से पांचों ऐसे दल हैं जो एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। खास करके अगर बात कर लें आप नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार किसी कीमत में नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इसका सीधा घाटा जो है नीतीश कुमार को लगना है, क्योंकि नीतीश कुमार पर 3-4 चीजें लागू हो रही हैं। एक तो उनकी बीमारी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, दूसरा उनके 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी उन पर लागू है, तीसरा उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर सवाल खड़ा हो गया है, और चौथी बात कि यदि इस गठबंधन से कोई छटक जाता है तो वो सीधे नीतीश कुमार से बदला लेगा और नीतीश कुमार के विरुद्ध ही चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि जो एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग रेडी है। तो फॉर्मूले सामने रखे हुए हैं, आप उंगली रख दीजिए कि आप किसको मानते हैं। ये दोनों फॉर्मूला पर डिस्कशन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों फॉर्मूला सामने रखा हुआ है। एक फॉर्मूला तो टेस्ट एंड ट्रायल है, 121 122 वाला 2020 में आपने उसको किया है, और दूसरा फॉर्मूला है कि आपके पास जो कैपेबिलिटी है, जितना आप में क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से आप हमसे ले लीजिए। इस पे मेरा एक सवाल है बाबा, जदयू तो ये कम से कम उसमें देखेगी ना कि हमको मिले चाहे नहीं मिले, इतनी सीटें उधर ना मिल जाए कि बाकी को मिलाकर वो लोग सरकार बना ले अगर जीतने के बाद। आपका संदेश जो है बिल्कुल सही है, और यही कारण है कि 2020 में चिराग पासवान को बाहर जाना पड़ा था। नीतीश कुमार को इस बात का पहले से अंदेशा हो गया था कि एंटी इनकम्बेंसी उन पर लागू होगी। अगर जितनी सीटें वो मांग रहे हैं 35 सीटें, उसमें से अगर 50% भी जीत के आ जाएंगे तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखिए 74 सीटें आज के डेट में, 80 सीटों पे अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो उसकी जरूरत कितनी है? मात्र 42 सीटों की। तो 42 सीटों में आप अगर उसको 25 सीट मिल जाए या 20 सीट अलग से मिल जाए तो मात्र 20 की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो उसके लिए जुटाना बहुत आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र में आपने देखा, हाँ, खेल तो चल रहा है। दो खेमे अलग अलग थे। हाँ। एक समर्थन करे या न करे, दूसरा समर्थन करे या न करे, सरकार तो उसकी बन ही रही थी एक के समर्थन से, तो दूसरे को मजबूरन उसमें आना पड़ा। तो ये परिस्थितियां बिहार में भी हो सकती हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यही चाहेगी कि नीतीश कुमार को वहीं ले आकर के चेकमेट किया जाए। जदयू का क्या स्टैंड होना चाहिए इस पे? अब जेडीयू के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर जेडीयू के पास जो संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में जो बता रहे थे 121 122 वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में से अब आप उसको भी हिसाब में समझ लीजिए। उसमें समझिएगा तो 121 सीट है और 122 सीट है। तो 121 सीट में पहले हम बीजेपी वाले कोटे से घटा देते हैं, जो हम चर्चा भी पंचनामा हुआ है, 15 सीट घटा दीजिए लोक जनशक्ति पार्टी वाला, तो 15 सीट घटा 106 सीट हो जाता है। उधर से अगर 15 सीट घटा 107 सीट बढ़ता है। भाजपा के खाते से भी 15 आपने दे दिया लोजपा को जी, और जदयू के खाते से भी 15 सीट। भाजपा के पास कुल वोट दिया आपने 121 और 122, जदयू को 122। तो 121 में से 15 घटाइए 106 सीट बचता है, 122 में से 15 घटे 107 सीट बचता है, और बाकी के 10-10 सीट अगर कुशवाहा को दे दिया जाए, जीतन राम मांझी को दे दिया जाए, तो फिर वहां 97 और 96 का फॉर्मूला आ जाता है। जो फॉर्मूला यहाँ 97 और 93 का हम आपको बता करके चले थे। मतलब दोनों ही फॉर्मूला से देखा जाए तो 100 सीट से नीचे इन दोनों पार्टियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि वर्तमान स्वरूप में ये गठबंधन रहे। क्योंकि जीतन राम मांझी के बारे में भी आप पंचनामा में सुने ही थे, सारा तो सुने होइएगा आप कि जीतन राम मांझी को भी अब 4 या 5 सीट से जुगाड़ नहीं चलने वाला है। परिवार में कई लोग दावेदार हो गए हैं, पार्टी में कई लोग लगातार आपका झोला ढो रहे हैं, उनको भी चावे कीजिए, नहीं कीजिएगा तो विद्रोह हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो नजर आ ही रही है। वहीं आप चिराग पासवान का तो ऑलरेडी हक बनता है, क्योंकि उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दिया है। बिहार में भी, झारखंड में भी, अब दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके वहीं आकर के खत्म होती हैं, जहां सीट शेयरिंग के समझौता में 100 सीट से नीचे इन दो बड़े घटक दल को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और तभी जाकर के इस गठबंधन के बचने की उम्मीद है। वरना इनमें से भगदड़ तो मचेगी। देखिए, भगदड़ मचने की बात बाबा ने तो कह दी है, और जो बयान निकल कर आ रहे हैं और बयानों पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे तो साफ यही प्रतीत हो रहा है कि अगर इन संभावनाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए का कुनबा अगर मिल बैठकर बातचीत पहले से नहीं करता है, कोई नया समीकरण नहीं लेकर आता है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। और
मांझी जी अगर उधर जाते भी हैं तो उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी भी अमित शाह ने शुरू कर दी है। लगातार हम बिहार से जुड़े हुए तमाम खबरों को आपको दिखाते रहेंगे और जो फॉर्मूला अमित शाह और संजय झा के बीच में हुआ है, जिस फॉर्मूले पर बातचीत चर्चाएं हुई है, वो फॉर्मूला हमने आपको बताया है। लेकिन जैसे ही इस पर कोई फाइनल मुहर लगती है वो भी खबरें हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816